क्या एक विचार या सिर्फ एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है? अक्सर हम बड़े बदलावों के लिए बाहरी क्रांतियों का इंतजार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति हमारे भीतर घटती है। बुद्ध पूर्णिमा है, एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने का एक द्वार है। नमस्कार, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर। यहाँ हम इतिहास के पन्नों को सिर्फ पलटते नहीं, बल्कि उन कहानियों और महान शख्सियतों के जीवन से वो सबक तलाशते हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें रास्ता दिखा सकें। आज के स्पेशल वीडियो में हम भगवान बुद्ध के उन 5 रहस्यों और आधुनिक समस्याओं के समाधानों पर बात करेंगे जो आज के डिजिटल युग में आपको मानसिक शांति और सफलता का एक नया नजरिया देंगे। तो चलिए शुरू करते एक ऐसी यात्रा जो शायद आज आपकी सोच बदल दे। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की आपने, और आज की ये चर्चा सच में बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि आज की इस गहन चर्चा के लिए हमने काफी प्रामाणिक स्रोतों का खजाना इकट्ठा किया है। मतलब हमने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के मूल ग्रंथ धम्मपद को देखा है, ब्रिटिश म्यूजियम की रिसर्च पढ़ी है, यूनेस्को के ऐतिहासिक तथ्य खंगाले हैं और बुद्ध नेट का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, उन सब का हमने अध्ययन किया है। हमारा मिशन बस ये है कि इन भारी भरकम ऐतिहासिक दस्तावेजों से वो ज्ञान निकाला जाए जो आज के इंसान के, मतलब हम जैसे लोगों के काम आ सके। सही कहा, क्योंकि अगर आप इन 2500 साल पुरानी बातों को आज के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हैरानी होती है। हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम दरअसल एक ऐसा मैनुअल डिकोड कर रहे हैं जो एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसने शायद मानव मन की कोडिंग को पूरी तरह समझ लिया था। कोडिंग, और उस कोडिंग को समझने की शुरुआत ना खुद बुद्ध पूर्णिमा के दिन से ही होती है। जब मैं यूनेस्को और ब्रिटिश म्यूजियम की रिकॉर्ड पढ़ रही थी तो जो पहली चीज मुझे हैरान कर गई वो था इसका खगोलीय संयोग। हाँ, वो जो तारीखों का तालमेल है। एग्जैक्टली। मतलब राजकुमार सिद्धार्थ का लुम्बिनी के वनों में जन्म होना, फिर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य या ज्ञान की प्राप्ति होना, और अंत में कुशीनगर में उनका शरीर त्यागना। ये तीनों महान घटनाएं एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुई। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? देखिए, इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना तो बहुत छोटी बात होगी। अगर हम ब्रिटिश म्यूजियम के दस्तावेज देखें तो वो इसे त्रिविध पावन दिवस कहते हैं। त्रिविध मतलब ट्रिपल? हाँ, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। और ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। जरा सोचिए, एक इंसान जन्म लेता है, उसी तारीख को वो अपनी चेतना के चरम पर पहुंचता है और उसी तारीख को वो मुक्त भी हो जाता है। ये हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि जन्म और मृत्यु कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही चक्र का हिस्सा हैं। मैं भी यही सोच रही थी। ये तो एकदम कॉस्मिक अलाइनमेंट या ब्रह्मांडीय तालमेल जैसा लगता है। और मुझे ये विचार बहुत सशक्त लगा कि एक साधारण इंसान जो महलों में पला, जिसने हमारी तरह दुख देखे, जो कंफ्यूज था, वो अपनी मानसिक साधना से भगवान के स्तर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, खुद को गहराई से समझने का नाम है। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो कम से कम हम अपने रोजमर्रा के स्ट्रेस को तो थोड़ा कम कर ही सकते हैं ना। यही तो इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी मानसिक क्षमता असीमित है। हम सिर्फ एक रिएक्टिव मशीन नहीं है। और यहीं से धम्मपद की शिक्षाएं आज के इंसान के लिए एक तरह से सर्वाइवल गाइड बन जाती हैं। तो चलिए ना उस सर्वाइवल गाइड को खोलते हैं। धम्मपद में जो बातें कही गई हैं वो सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें आज की डिजिटल दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं तो असली चुनौती शुरू होती है। जाहिर सी बात है, आज की दुनिया बहुत अलग है। जैसे हम हमेशा क्रोध या गुस्से की बात करते हैं, हम ऑनलाइन कितने आक्रामक हो जाते हैं। किसी अजनबी के कमेंट पे हमें भयानक झल्लाहट होती है। बुद्ध का वो जो मशहूर उपदेश है कि क्रोध को पालना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करने जैसा है। और मजे की बात यह है कि ये महज एक दार्शनिक बात नहीं है, ये एक मेडिकल फैक्ट है आज की डेट में। बिल्कुल, मेरे दिमाग में तो यही रूपक आता है कि गुस्सा एक जलते हुए कोयले को नंगे हाथ में पकड़ने जैसा है। हम उस कोयले को किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन हाथ तो हमारा ही जल रहा है ना। हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं और अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग पीटने लगते हैं। हाँ, इस जलने के पीछे की साइंस को समझना जरूरी है। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पिछले 50,000 सालों में बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा? हाँ, जब आप ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भड़काने वाला कमेंट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को नहीं पता कि ये सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ पिक्सल हैं।
अच्छा। आपके दिमाग के एमिगडाला को लगता है कि झाड़ियों में से कोई जंगली जानवर आप पर झपटने वाला है। अरे बाप रे, मतलब हम एक डिजिटल टेक्स्ट से उसी तरह लड़ रहे हैं जैसे कोई आदि मानव किसी खूंखार बाघ से लड़ता। 100%। आपका शरीर तुरंत कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन खून में पंप करने लगता है। आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब सोचिए, सामने वाला जिसने वो कमेंट किया था वो तो शायद अपना फोन लॉक करके आराम से सो चुका है, और हम यहाँ रात भर करवटें बदल रहे हैं। बिल्कुल। आपका शरीर उस जहर यानी स्ट्रेस हार्मोन से लड़ रहा होता है। बुद्धा 2500 साल पहले इसी जैविक ग्लिच को समझ गए थे। वो बता रहे थे कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। कमाल है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अक्सर उस गुस्से की तो बात कर लेते हैं जो बाहर दिखता है, जो हम एक्सप्रेस कर देते हैं। पर एक और तरह का जहर है जो हम रोज पी रहे हैं। वो गुस्सा नहीं है, वो एक अजीब सी घुटन है। घुटन? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है वो फीलिंग जो इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलने पर होती है जब हम देखते हैं कि किसी और की जिंदगी कितनी परफेक्ट चल रही है। ओह, आप तुलना करने की बात कर रही हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करना। धम्मपद में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि चांद और सूरज अपने अपने समय पर चमकते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। सुनने में बहुत सूदिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे न करें तुलना? मतलब जब हर तरफ दिखावा है, कोई अपनी यूरोप ट्रिप की फोटो डाल रहा है, किसी का स्टार्टअप रातों रात $1 मिलियन का हो गया है, तो ये चांद और सूरज वाली बात हम अपने दिमाग में गहराई से कैसे बैठाएं? यहाँ पे हमें हाईलाइट रील और बिहाइंड द सीन्स के अंतर को समझना होगा। सोशल मीडिया एक पूरी तरह से क्यूरेटेड दुनिया है। कोई भी अपने डिप्रेशन या अपने फेलियर की फोटो फिल्टर लगाकर पोस्ट नहीं करता है ना? हाँ, ये तो है। सब सिर्फ खुशियां ही दिखाते हैं। और अगर हम चांद और सूरज वाले रूपक को न्यूरोलॉजी से जोड़ें तो बात सिर्फ इतनी है कि हर इंसान का बेसलाइन अलग होता है। जब आप तुलना करते हैं तो आप अपनी वास्तविक यात्रा को किसी और की सजाई हुई यात्रा से माप रहे होते हैं। इससे आपके दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। और शायद इसी वजह से हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और फॉलोअर्स चाहिए। लालच बढ़ता ही जाता है। धम्मपद भी कहता है कि और ज्यादा की चाहत ही तनाव का मूल कारण है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम तरक्की करना ही छोड़ दें? नहीं, वो तरक्की के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। वो उस अंतहीन दौड़ के खिलाफ थे जिसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रही हैं, आप बहुत पसीना बहा रही हैं, आपकी स्पीड तेज है, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रही हैं। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग ऐसे ही डिजाइन हुआ है। अगर आदि मानव एक बार शिकार करके हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता तो वो अगली बार शिकार करने जाता ही नहीं और भूखा मर जाता। अरे वाह, तो वो जो कभी संतुष्ट न होने वाली हमारी कोडिंग है वो हमारे सर्वाइवल के लिए थी, हमारी खुशी के लिए नहीं। बिल्कुल, यही वो आहा मोमेंट है। इसलिए हमारे दिमाग में डोपामाइन इस तरह काम करता है कि हमें कभी स्थायी संतुष्टि न मिले। एक लक्ष्य हासिल हुआ नहीं कि दिमाग तुरंत कहता है चलो अब आगे क्या। बुद्धा इस ट्रैप को समझ गए थे। तो उनका क्या समाधान था इसके लिए? उनका कहना था कि जब तक तुम्हारी खुशी तुम्हारी बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर रहेगी, तुम उस ट्रेडमिल पर भागते रहोगे। तरक्की करो, भौतिक चीजें हासिल करो, लेकिन अपनी मानसिक शांति को उस तरक्की का मोहताज मत बनाओ। और इसीलिए शायद वो हमेशा वर्तमान में जीने की बात करते हैं। हम अक्सर या तो बीते कल के पछतावे में अटके रहते हैं कि काश मैंने वो दूसरी जॉब ले ली होती, या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। उनका एक कोट है, न खुशी का रास्ता कहीं जाता नहीं, खुशी खुद एक रास्ता है। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। वो या तो भूतकाल में रिग्रेट्स ढूंढ रहा होता है या भविष्य में एंजाइटी। खुशी खुद एक रास्ता है का सीधा सा मतलब है कि आपका जीवन केवल और केवल इसी प्रेजेंट मोमेंट में, इसी वर्तमान पल में घटित हो रहा है। अगर हम हमेशा कल में जिएंगे तो हम आज की जिंदगी को पूरी तरह मिस कर देंगे। सही कहा। शरीर से ज्यादा मन की शुद्धता और उसे ट्रेन करना ही स्ट्रेस और एंजाइटी का एकमात्र इलाज है। ये सब सुनने में इतना गहरा लगता है कि मुझे अक्सर एक मजाकिया सा ख्याल आता है। जरा सोचिए, अगर सिद्धार्थ गौतम आज खुद हमारे बीच यहाँ बैठे होते, मान लीजिए उनके हाथ में एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है। दिलचस्प कल्पना है ना? वो हमें रोजाना 5-5 घंटे स्क्रीन घूरते हुए देखते। हम 5 मिनट भी आंखें बंद करके शांति से नहीं बैठ सकते। तो वो हमारी इन मॉडर्न आदतों का क्या इलाज बताते? मुझे लगता है वो शायद हमारी हालत देखकर थोड़ा मुस्कुराते और फिर सबसे पहले हमें डिजिटल उपवास या कहें डिजिटल फास्टिंग की सलाह देते। डिजिटल फास्टिंग? हाँ, उनका एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत था, संसार से जुड़ने से पहले स्वयं से जुड़ो। आप खुद से तो डिस्कनेक्टेड हैं और पूरी दुनिया से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। पता है मुझे ये स्मार्टफोन क्या लगता है? मुझे लगता है ये एक आईवी ड्रिप की तरह है।
वो सलाइन ड्रिप जो अस्पताल में लगती है ना, अच्छा, कैसे? बस फर्क इतना है कि उसमें कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है। हम बस लगातार अपनी नसों में बिना सोचे समझे जानकारी, नोटिफिकेशन और बेकार का शोर चढ़ा रहे हैं। अरे वाह, ये सलाइन ड्रिप वाला रूपक तो एकदम सटीक है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारे दिमाग को कभी शांत होने ही नहीं देता। डिजिटल फास्टिंग का मतलब है दिन में कुछ घंटे इस ड्रिप को निकाल देना। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, ताकि आप अपने खुद के विचारों को सुन सकें। लेकिन जब हम स्क्रीन देखते हैं या दुनिया से जुड़ते हैं तो एक और बीमारी जन्म लेती है, जिस पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। बुद्धनेट के विश्लेषण में मुदिता का जिक्र है। हाँ, मुदिता बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। अब देखिए, ये कागज पर पढ़ने में बहुत महान लगता है, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगी। मैं इसे चुनौती दे रही हूँ। बिल्कुल, पूछिए। जब मेरे ऑफिस में किसी सहकर्मी को वो प्रमोशन मिल जाता है जिसकी मुझे उम्मीद थी, या कोई मेरी ही उम्र का इंसान बहुत बेहतरीन छुट्टियां मना रहा होता है, तो मुझे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। उस वक्त ये सोचना कि अरे वाह, वो कितना खुश होगा, ये तो लगभग असंभव है। कोई आम इंसान अपनी इस जलन को खुशी में प्रैक्टिकली कैसे बदल सकता है? आपकी ये उलझन और ये चुनौती बहुत जायज है। और देखिए, मुदिता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई नकली मुस्कान ओढ़ लें और अंदर ही अंदर कुड़ते रहें। बुद्ध भी इंसान की फितरत को बहुत अच्छे से समझते थे। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ईर्ष्या पैदा होती है कमी की मानसिकता से, जिसे हम अंग्रेजी में स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। जब हमें लगता है कि सफलता एक पिज्जा की तरह है, अगर उस सहकर्मी ने एक बड़ा स्लाइस ले लिया तो मेरे लिए पिज्जा कम बचेगा। हाँ, बिल्कुल यही फीलिंग होती है। तो फिर उस पल में हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हम क्या करें उस वक्त? यहीं पर बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य सामने आता है कि समस्या हमारे आसपास घटने वाली बाहरी घटनाओं में नहीं है। समस्या उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया यानी हमारे रिएक्शन में है। मतलब प्रमोशन मिलना समस्या नहीं है, मेरा रिएक्ट करना समस्या है। बिल्कुल। और मुदिता रातों रात नहीं आती है। जब वो प्रमोशन किसी और को मिलता है तो पहला काम है अपनी जलन को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना। खुद से कहना, हाँ, मुझे अभी जलन महसूस हो रही है। अच्छा, मतलब खुद को कोसना नहीं है, कह रही मैं कितनी बुरी इंसान हूँ जो जल रही हूँ। एकदम सही। उस भावना को एक दर्शक बनकर देखिए, जज मत कीजिए। जब आप अपनी प्रतिक्रिया और उस भारी घटना के बीच एक छोटा सा पॉज ले आते हैं, एक ठहराव लाते हैं, तो वो जलन आपके दिमाग पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाती। एक पॉज। हाँ, आप न्यूरोलॉजिकली अपने ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स को सोचने का समय दे रहे होते हैं। धीरे धीरे उस पॉज के साथ आपको समझ आता है कि उसकी सफलता से आपकी काबिलियत कहीं से भी कम नहीं हुई है, और तभी अभ्यास के साथ एक दिन वो जलन प्रेरणा में बदल सकती है। गहराई से समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे व्यवहारिक हिस्से पर। जी। मान लीजिए एक आम इंसान है जो सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, रोज ट्रैफिक से लड़ता है, जिसके पास अनगिनत जिम्मेदारियां हैं। वो इंसान आज अभी से अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है? बुद्धनेट की शिक्षाओं में मुझे 3 बहुत ही तुरंत लागू करने वाले नियम मिले हैं। हाँ, वो 3 नियम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहला नियम है शांति। दिन भर में सिर्फ 10 मिनट मौन रहना, बाहरी शोर के बीच अपने भीतर की शांति ढूंढना। सिर्फ 10 मिनट का मौन? हम लगातार बाहरी दुनिया के शोर में, टीवी में, पॉडकास्ट में डूबे रहते हैं। वो 10 मिनट का मौन आपके दिमाग के लिए एक रीबूट बटन की तरह है। पर मेरा सवाल यहाँ ये है कि सिर्फ 10 मिनट, क्या वाकई सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठने से हमारे दिन भर के शोर शराबे वाले दिमाग में कोई रासायनिक या मानसिक शिफ्ट आता है? मतलब कोई बायोलॉजिकल चेंज होता है? सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे पूरी तरह साबित कर चुका है। जब आप 10 मिनट के लिए मौन होते हैं, बिना फोन के, और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप दरअसल अपने शरीर की वेगस नर्व को उत्तेजित कर रहे होते हैं। वेगस नर्व? जी, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है, जिसे विज्ञान में रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहा जाता है। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल तुरंत नीचे गिरने लगता है। अरे वाह! आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। वो 10 मिनट आपके दिमाग की न्यूरल वायरिंग को शांत करते हैं, और उसका असर पूरे दिन आपकी एकाग्रता और आपके मूड पर दिखाई देता है। ये तो सच में ऐसा है जैसे हमारे शरीर के भीतर ही कोई मेडिकल स्विच लगा हो, बस हमें उसे ऑन करना है। खैर, दूसरा नियम जो मैंने पढ़ा वो है करुणा, कि आज किसी एक इंसान या बेजुबान जानवर की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। और इसके पीछे भी एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस में होते हैं,
तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ मैं, मेरा और मेरी समस्या पर होता है। हम एक लूप में फंस जाते हैं। हाँ, हम बहुत आत्म केंद्रित हो जाते हैं उस वक्त। करुणा आपको इस अहंकार के लूप से बाहर खींचती है। जब आप किसी आवारा कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं या किसी सहकर्मी की बात बस ध्यान से सुन लेते हैं बिना उसे जज किए, तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल। आप तुरंत महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपनी समस्याओं का बंडल नहीं हैं, आप इस बड़ी सी दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। बहुत सुंदर बात है ये। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है जागरूकता, यानी अवेयरनेस, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। कि हम जो भी काम करें, चाहे वो खाना खाना हो या सिर्फ चलना, उसे पूरी तरह होश के साथ करें। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे एक ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं, है ना? मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं कार चलाकर ऑफिस पहुँच जाती हूँ और मुझे रास्ते की कोई बात याद ही नहीं होती कि मैं कैसे पहुँची, या मैं टीवी देखते हुए खाना खा लेती हूँ और मुझे ये तक याद नहीं होता कि मैंने क्या खाया और उसका स्वाद कैसा था। ये हम सभी के साथ होता है। तो क्या ये जागरूकता उस कार के ऑटो पायलट मोड को बंद करने की कला है? आपने एकदम सही शब्द पकड़ा है। ये ऑटो पायलट को बंद करके अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। जब आप माइंडफुल होकर खाना खाते हैं, एक एक निवाले का स्वाद महसूस करते हुए, तो वो सिर्फ पेट भरना नहीं रहता, वो एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है। जब आप चलते हुए जमीन को अपने पैरों के नीचे महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग कल की चिंताओं से निकलकर आज में आ जाता है, और यही छोटे छोटे पल आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा ने सच में कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है। बुद्ध की बातें कोई हिमालय पर जाने वाले सन्यासी का फॉर्मूला नहीं है। ये तो इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक स्थिर और शांत इंसान बने रहने की साइंस है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से विज्ञान और मनोविज्ञान का मिश्रण है। तो इन स्रोतों को देखकर आउटरो से पहले जो एक चौंकाने वाला विचार मेरे मन में आ रहा है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। बुद्ध ने कहा था कि समस्या बाहर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में है, और एक इंसान खुद ज्ञान के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है। जी। तो जरा सोचिए, हर बार जब आप सोशल मीडिया पर कोई जहरीला कमेंट देखने के बाद गुस्सा करने से खुद को रोकते हैं या प्रतिक्रिया देने से पहले महज एक पल रुकते हैं, क्या उस एक पॉज में आप खुद बुद्ध बनने की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा रहे होते? शायद निर्वाण कोई दूर की मंजिल है ही नहीं, शायद वो बस ऐसे ही छोटे छोटे जागरूक पलों का एक संग्रह है। मैं इससे बेहतर निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था। सच में वो हर एक पॉज हमारी वास्तविक आजादी का क्षण है। तो दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर खुद से बस एक छोटा सा वादा कीजिए कि आप दुनिया को बदलने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलेंगे, क्योंकि जैसा कि बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बने। आपकी शांति और आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज शायद थोड़े से मानसिक सुकून की जरूरत है। इतिहास, विरासत और जीवन के गहरे रहस्यों को इसी तरह सरल भाषा में समझने के लिए टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बुद्ध का कौन सा उपदेश आपकी लाइफ से सबसे ज्यादा मेल खाता है। वीडियो को हाइप जरूर करें, इससे हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को रीच मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं टेल्स फोरम की एक नई कहानी और एक नया अनुभव के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें। नमो बुद्धाय।